So hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में, जो कि मैंने सीखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी करते हैं अपनी लाइफ में यहाँ आने के बाद। हम उन चीज़ों को लिस्ट करेंगे और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो तो वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हैं, जो आपको आगे जाके भी इश्यूज़ कर सकती हैं और अपनी करंट लाइफ में भी इश्यूज़ करवा सकती हैं, उस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो आपको एक बात माइंड में आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पे हो तो भी आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, या अगर आप उन चीज़ों में पड़ गए हो तो कोशिश कर सकते हो कि उन चीज़ों से बाहर निकल जाओ। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करना चाहता हूँ आप लोगों से कि लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाई, और ये मतलब मैं बता भी नहीं पाया आप लोगों को बिकॉज मेरी फाइनल एग्जाम्स थी इस सेमेस्टर की। So I finally finished my third semester, and then I'm gonna start my final and fourth semester in September. Hopefully ये सितंबर का जो सेमेस्टर है फाइनल सब सेमेस्टर वो भी अच्छा जाए, and hopefully I graduate in December with good grades. So fingers crossed and please pray for that. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जल्दी टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। लोग एज इन आप लोग पूरा वीडियोस इसलिए नहीं देख पाते हैं मेरे हिसाब से कि वीडियो बहुत लंबा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ करके आपको चीज़ें पूरी तरह से समझा पाऊँ, और इसमें फिर यही कैच होगा कि आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको जो मेन बात है वो समझ में आएगी। तो हम लिस्ट करेंगे कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर आके करने लगते हैं। पहली मिस्टेक ये होती है कि आप अपना जो सेविंग्स है वो उसको प्लानिंग नहीं कर पाते। आप अपने जो फाइनेंशियल जो आपकी इनकम है उसको और जो आउटगोइंग खर्चा है उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको फिर आगे जाके धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होने लगती है। कोई बड़ा खर्चा करना होता है तो वो उसमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो पहली चीज़ ये कि आप जैसे ही कनाडा में आओ, अपनी पार्ट टाइम जॉब आपको लग जाए, आपका एक स्टडी इनकम का बेस बन जाए, और आपको पता हो कि आपके बड़े बड़े खर्चे कौन से हैं, जैसे कि आपका होम रेंट है, आपका यूटिलिटीज़ का जो भी खर्चा आता हो एक्स्ट्रा वो हो, आपका मोबाइल का बिल है, अगर आपके पास गाड़ी है तो इंश्योरेंस वगैरह है। चलो गाड़ी को छोड़ दो, इंश्योरेंस को जाने दो, जनरली बात करते हैं कि गाड़ी नहीं है, बस मोबाइल वगैरह का बिल है, और ग्रोसरी का खाने पीने का मोटा खर्चा। यूजुअली ग्रोसरी का मैं मेरे हिसाब से कहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप $200 लगा सकते हो। बाकी का तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके भी चल पाएंगे, अगर टाइम रहा तो एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक जगह पे नोट डाउन कर लो। आप सबसे ईजियर होगा कि आप एक्सेल यूज़ करो लैपटॉप पे। तो आप एक्सेल यूज़ करो, उसमें एक शीट बनाओ, उसमें ये सारे एक्सपेंसेस, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख दो, और उसके बाद आपके वो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होंगे, और फिर एक महीने के बाद वो जो आपके एक महीने में एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं उनको अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस से कैलकुलेट करो, और देखो कि आपका कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। रिसीट्स अपने पास रखो हर एक चीज़ की, ताकि आप देख सको कि आप कहाँ ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, राइट। सो इस तरह से आप मैनेज कर पाओगे अपने इनकम्स को, और अपने उस इनकम को इस तरह से मैनेज कर पाओगे कि आपका जो एसेंशियल खर्चा है वो हो ही रहा है, और उसके साथ साथ आप सेव भी कर रहे हो। ये पहली एक चीज़ है कि आपको मैनेज्ड होकर चलना पड़ता है, और टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ कनाडा में क्या होता है कि आप अगर टाइम के हिसाब से ना चलो तो सब कुछ छूट जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। सो कीप दैट इन माइंड। सेकेंड थिंग कि कोई भी चीज़ फाइनेंस मत करवाओ। अब आप कहोगे कि कोई फ़ोन फाइनेंस करवाने में क्या प्रॉब्लम है, ये वो, मतलब मेरे हिसाब से आप फाइनेंस करवा के थोड़ा सा आप जो है
ज़्यादा पे कर रहे हो किसी भी कंपनी को, थोड़ा सा जो टैक्स वाला अमाउंट होता है उसमें फिर वो इंटरेस्ट वाला बढ़ जाता है, और फिर जो इंस्टॉलमेंट फीस होती है वो बढ़ जाती है। इस तरह से करके आप थोड़ा सा अमाउंट जो होता है वो एट द एंड ज़्यादा पे कर रहे होते हो। ऊपर से आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो कोई भी चीज़ फाइनेंस कराने से पहले एक बार सोचो, किसी से कंसल्ट करवाओ जो यहाँ पे है, एक्सपीरियंस्ड है, आपके दोस्त वगैरह या आपके रिलेटिव्स जो भी हैं उनसे एक बार पूछो कि ऐसी ऐसी डील मिल रही है, क्या मैं मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस तरह से आप थोड़ा सा कंसल्ट करके फिर डिसीजन लो कि अगर आपके रिलेटिव्स बोलते हैं, अगर आपके एल्डर्स बोलते हैं आपको जो एक्सपीरियंस्ड हैं कि हाँ भाई इट्स अ गुड डील, यू शुड गो फॉर इट, देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर बिना बात के अफेक्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपके वर्क परमिट पे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आपके वर्क परमिट पे आपको बड़े खर्चे करने को आएंगे, आप गाड़ी लोगे जॉब के लिए, आप किसी घर का सोचोगे, ये सब चीज़ों के लिए आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा हाई रखो। और उसकी ट्रिक ये है कि अपना जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है बैंक से, उसका जो बिल है वो हमेशा पे करते रहो। और ऐसे सब चीज़ों में मत पड़ो कि फाइनेंस करवा लिया, या अपना क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आप उसके ऊपर ही रिलायबल हो कि मेरे पास $1000 की लिमिट है तो मैं खर्च करता जाऊंगा और फिर मेरे पास भरने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। फिर 1 महीने बाद जब वो भरने का टाइम आया तब उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लग जाता है, 21 डेज का टाइम होता है, फिर इंटरेस्ट लग जाता है और फिर आप फंसते चले जाओगे। वो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ना वो जो चुंगल है जिसमें आप फंस जाओगे। तो आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग दैट। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे आपके पास $20-30 आपके पास ज़्यादा होने चाहिए कि आप भर सको, क्योंकि आप हमेशा उस क्रेडिट कार्ड को भरते रहा करो, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छे लेवल पे रहेगा और आप परेशान नहीं होगे, आप बिना बात के स्ट्रेस आउट नहीं होगे। दूसरी बात ये कि जीआईसी जो है आपका, जो इंडिया से आपने भर के आए हो यहाँ पे और आपको हर महीने मिलने वाला है, उसको भूल जाओ एज इन आपके पास वो आता रहेगा हमें हर महीने, या जैसा भी आपका जीआईसी का प्लान है जिस भी बैंक के साथ, उसके हिसाब से हर महीने या हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते आता रहेगा आपके पास वो अमाउंट। तो उसको एक ऐसे जगह पे डाल दो जहाँ पे आप उसको देख ही ना पाओ या वो यूज़ ही ना हो, ऐसे जगह पे डाल दो। जैसे कि आप स्कोशिया बैंक में हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो आप मोमेंटम प्लस करके एक सेविंग्स अकाउंट होता है वो खुलवा सकते हो, जो मैंने खुलवाया है। इट्स अ फ्री एडवाइस, टेक इट, इट्स वेरी गुड। सो वो मोमेंटम प्लस अकाउंट में आपके काफ़ी सारे अकाउंट्स खुलते हैं, 5-6 सेविंग्स अकाउंट होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप स्टूडेंट अकाउंट खोलते हो तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक बार आप वो खुलवा लो तो उसमें एक ऐसा होता है कि 365 डेज तक आप वो अगर अमाउंट उसमें रखो तो उस पर सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वो बेटर आपको बैंक वाले समझा सकते हैं, बट ये अगर आप खुलवा लो तो आप उसमें अपना जीआईसी का अमाउंट डालते जाओ, वो एक टाइम पे आके आपको इतना बड़ा अमाउंट एक साइड पे जमा हो जाएगा ना कि आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होगी। अगर आपके एक्सपेंसेस अपनी इनकम के साथ मैनेज्ड चलते होंगे तो वो आपकी जो जीआईसी वाली इनकम है वो तो आपको साइड पे रखनी हो, तो आप गेम में ला ही नहीं रहे हो। तो जो आपकी पार्ट टाइम की जो इनकम है उसी से कमाओ, उसी से सेव करो और उसी से एक्सपेंसेस भी डालो। ऐसा नहीं है कि भाई फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करो, खाना वाना छोड़ दो एक टाइम का, ये वो, ऐसा नहीं। अपने अच्छे से जीना है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, इसी टाइम पे आपको मौका भी मिलेगा चीज़ें करने का। तो वो जो सेविंग्स हैं उसको इन चीज़ों में, एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा, कभी कहीं घूमने चले गए उसमें थोड़ा सा स्पेंड कर दिया, इस तरह से थोड़ा करके हमेशा अपने बारे में तो सोचना ही होता है, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो हम अपने लिए ही कमा रहे हैं ना। तो ये है एक चीज़। और बाकी तो एज सच कोई मेरे दिमाग में फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हमें मेन चीज़ क्या है कि हमें बिग प्लान करना है हमेशा। हमें वी हैव टू ड्रीम बिग टू अचीव बिग, राइट? दैट्स आवर स्लोगन एज वेल फॉर दिस चैनल। सो हम, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बड़े के बारे में सोचेंगे तभी हम बड़ा अचीव कर पाएंगे। मतलब कि आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो, आप रेंट दे रहे हो 10 साल तक आपने रेंट दिया, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। बट अगर आप बड़ा सोचो और अगर आप सेविंग करते रहो और अगर आप घर ले लो
तो एक टाइम पे आके वो घर आपका खुद का हो जाएगा। मॉर्गेज भरते जाओगे, जितना आप रेंट भरोगे पर्सनल रहने में, ये वर्क परमिट पे आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए अभी से अपना माइंड सेट वैसा बनाना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे सेव करो, तो जब आप वर्क परमिट पे आओगे तब आप ज़्यादा सेव कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड सेट ही वैसा होगा, आपका लाइफ स्टाइल वैसा हो जाएगा कि आप सेव कर रहे हो चीज़ों को, पैसों को, मतलब ऐसी जगह पे वेस्ट नहीं कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। तो उस सेव्ड पैसे से आप एक बड़ी चीज़ ले सकते हो, जैसे कि आप अपना खुद का घर ले सकते हो कनाडा में, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग टू डू एंड वेरी गुड थिंग टू डू एज वेल। कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगी तो आपको एक सुकून मिलता है मेंटली कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इवेंचुअली मेरी है, यहाँ पे मैं मेरी फैमिली को बिना हेजिटेशन के रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो करना हो वो कर सकता हूँ, राइट। सो दैट्स वन थिंग। और प्लीज़ ये मेरी सलाह मानिए कि जब आप वर्क परमिट पे भी आ जाएं, नई गाड़ी मत लीजिएगा। नई गाड़ी लेने से आपका एक डाउनफॉल हो जाता है क्रेडिट स्कोर में, और उसके बाद आपको घर का जो मॉर्गेज है वो अप्रूव होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किलें भी आती हैं। ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से मैंने सुना है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से मैंने सुना है, और मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है इस बारे में। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आज के लिए इतना ही। फाइनेंशियल मिस्टेक्स इतनी ही मेरे दिमाग में आई हैं जो कि एज ए स्टूडेंट आप कर सकते हो यहाँ आके, और आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ड्रीम बिग टू अचीव बिग, ये हमेशा याद रखिए, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।